दोस्तों, इस वीडियो की एक एक फाइल को मैंने खुद रात दिन जाग कर खंगाला है। खुद इन संवेदनशील कड़ियों को जोड़कर विजुअल्स को रिक्रिएट किया है और खुद ही पूरी डॉक्यूमेंट्री को एडिट किया है। मेरा पैशन और मेरा एकमात्र मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि हर एक गहरे सबूत और कोर्ट डायरी को खंगाल कर आप तक एक ऐसी निष्पक्ष और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम स्टोरी लाना है जो किसी ने न दिखाई हो। जरा सोचिए, एक 28 साल का ग्रेजुएट यंग पर्सनालिटी जो बाढ़ पीड़ितों और बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाता था, जब पुलिस उसे घेरती है तो वो दुनिया के सामने फेसबुक पर लाइव जाता है। वो पुलिस के आश्वासन पर अपना तमंचा जमीन पर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग बंद होती है 3 से 4 गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है और वो निहत्था लड़का जमीन पर लहूलुहान होकर गिर जाता है। आज बियॉन्ड द ट्रू क्राइम पर हम बेनकाब करेंगे बिहार के उस खौफनाक एनकाउंटर का वो इनसाइड सर्च जिसने पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी को हिला कर रख दिया। हम बात करेंगे उन दो विरोधाभासी प्रेस रिलीज के ब्लंडर की, 90 किलोमीटर के उस डेथ राइड की और उस मोबाइल फ़ोन के रहस्य की जिसमें इस मौत के सबसे बड़े सबूत दफन थे। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला 28 वर्षीय भारत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। वो एक साधारण निम्न मीडियम क्लास फैमिली का एक ग्रेजुएट यंग पर्सनालिटी था, जिसके पिता काशीनाथ तिवारी खुद बिहार पुलिस में बतौर चालक अपनी सेवा देकर रिटायर्ड हो चुके थे। भारत सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहता था। वो अपने क्षेत्र में आने वाली बाढ़, नदी के कटाव, भ्रष्टाचार और बेघरों के मुद्दों को लेकर अधिकारियों से भिड़ जाता था। लोग उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते थे, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने उसके भीतर एक गहरी निराशा भर दी थी। 15 जून 2026 को भारत ने फेसबुक पर एक क्रांतिकारी युद्ध का आह्वान किया और कथित तौर पर जगदीशपुर के एसडीएम को धमकी भरा पोस्ट लिख दिया। 15 जून के उस पोस्ट के बाद भोजपुर पुलिस अलर्ट पर थी। इसके बाद जो हुआ उसे इन्वेस्टिगेटिव कड़ियों के आधार पर एक एक मिनट के टाइमलाइन से समझिए। 16 जून दोपहर शाह पुलिस को सूचना मिली कि भारत हाथ में तमंचा लेकर घूम रहा है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो भारत छत पर चला जाता है और फेसबुक लाइव शुरू कर देता है, जहां वो आरोप लगाता है कि पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। पुलिस उस दिन पीछे हट जाती है। 17 जून सुबह 9 बजे भारी मात्रा में बिहार स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के जवान बिलौटी गांव पहुंचते हैं। भारत अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के बीच बने उस अस्थायी आशियाने में छिपा था, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों को शरण दी गई थी। पुलिस की टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है और आत्मसमर्पण के लिए कहती है। भारत दोबारा फेसबुक लाइव जाता है। एक वीडियो में वो साफ कहता है कि यदि मेरी मांग मान ली जाए तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं। पुलिसकर्मी उसे आश्वासन देते हैं कि उस पर गोली नहीं चलाई जाएगी। भारत पुलिस के सामने अपना तमंचा नीचे फेंक देता है और फेसबुक लाइव बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग बंद होती है, अचानक 3 से 4 गोलियों की आवाज़ गूंजती है। पुलिस का दावा है कि भारत ने उन पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में उन्होंने उसके पैर में गोली मारी। लेकिन सोशल मीडिया और वायरल हुई वीडियो और चश्मदीदों के अनुसार निहत्था होने के बावजूद भी भारत पर बेहद करीब से गोली चलाई गई। इस एनकाउंटर की कहानी पुलिस फाइलों में जैसी लिखी गई वो सच से बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारे सामने 4 ऐसे इन्वेस्टिगेटिव गैप्स हैं जो इस एनकाउंटर की पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ा देते हैं। गैप नंबर 1, द ट्विन प्रेस रिलीज ब्लंडर। 16 जून की शाम को भोजपुर एसपी ऑफिस से एक आधिकारिक प्रेस रिलीज किया जाता है, जिसमें लिखा था कि भारत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी मेंटली अनसाउंड है और पुलिस उसे मानसिक अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन ठीक अगले दिन उसी विक्षिप्त युवक को एक खतरनाक हमलावर घोषित करके उस पर गोलियां बरसा दी गईं और सच को छुपाने के लिए पुलिस ने बाद में पहली प्रेस रिलीज डिलीट कर दी। गैप नंबर 2, 90 किलोमीटर का डेथ राइड। पुलिस का दावा है कि भारत की केवल पैरों में गोलियां लगी थी, तो फिर अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत क्यों हुई? उसे स्थानीय शाहपुर अस्पताल से सीधे 90 किलोमीटर दूर पटना के पीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया।
क्या इस लंबे सफर के दौरान उसे प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी गई? क्या उसे जानबूझकर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था? गैप नंबर 3, अंगदान और मोबाइल का सस्पेंस। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में भारत तिवारी ने अपने अंगदान की इच्छा जताई थी और कहा था कि मेरे मोबाइल फोन में कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। तो फिर एनकाउंटर के बाद पुलिस ने सबसे पहले उसका मोबाइल फोन क्यों जब्त किया? आज भी उसकी मां आशा देवी पुलिस से वो मोबाइल फोन क्यों मांग रही हैं? तुषार शर्मा और स्टूडेंट प्रदीप मेघवाल के परिवार की तरह ही भारत तिवारी के परिवार ने भी रसूखदारों के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। भारत की मां आशा देवी ने एक फौलादी कसम खाई है कि वो अपने बेटे का श्राद्ध और अंतिम संस्कार की रस्म तब तक नहीं पूरा करेंगी जब तक एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ के 6 जवानों और मुख्य साजिशकर्ता बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों ने शव को बक्सर पटना 4 लेन NH 922 पर रखकर 10 घंटे तक चक्का जाम किया और इस जन आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की। पहली FIR मृतक के पिता और भाई के खिलाफ उन पर हथियार छिपाने का आरोप लगाकर दर्ज की गई। दूसरी FIR पुलिस द्वारा एनकाउंटर को जायज ठहराने के लिए और तीसरी FIR सड़कों पर इंसाफ मांगने वाले निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ। बढ़ते चौतरफा आक्रोश और विपक्षी दलों के हमलों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच को सौंप दी है। वर्तमान में शाहपुर के थाना प्रभारी SHO समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन क्या ये कागजी सस्पेंशन उस बेबस मां के आंसुओं का हिसाब दे पाएंगे? क्या फेसबुक लाइव पर तमंचा फेंक कर सरेंडर करने वाले निहत्थे युवक पर गोली चलाना बिहार के कानून का असली चेहरा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बिहार के इस सबसे गहरे एनकाउंटर रहस्य को बेनकाब करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें #Justice for भारत तिवारी और बियॉन्ड द ट्रू क्राइम को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद।